Hello everyone, welcome to the Summer Internship Program 2020. This is आर्किटेक्ट पंकज शर्मा। आज हम बात करेंगे स्केचअप में टूल सेट्स और टूल्स के बारे में। हम सीखेंगे कि टूल्स को कैसे यूज करते हैं, ड्राइंग टूल्स को कैसे यूज करते हैं और मैनिपुलेशन टूल्स को कैसे यूज करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कल का एक रिकैप ले लेते हैं। कल हमने सीखा कि किस तरह से हम स्केचअप के वर्कफ्लो को फास्ट कर सकते हैं। स्केचअप में वर्कफ्लो को फास्ट करने के लिए, स्केचअप में मॉडलिंग को फास्ट करने के लिए, बड़ी फाइल्स के लिए कौन कौन सी सेटिंग्स जरूरी होती है, कल हमने वो सब चीजें देखी। आई होप कि आपको स्केचअप का बेसिक इंट्रो अब समझ में आ गया होगा, स्केचअप का इंटरफेस आपको समझ में आ गया होगा, स्केचअप में काम कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम बात करेंगे स्केचअप में टूल्स के बारे में और टूल्स के सेट्स के बारे में। टूल्स कितने टाइप के होते हैं, टूल्स के सेट कौन कौन से होते हैं और उन टूल्स को हम यूज कैसे करेंगे अपने मॉडलिंग के लिए और आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए। कल की वीडियो पे आप लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा था। कल काफी लोगों ने अपने डाउट्स भी उसमें पूछे, जिसमें से एक डाउट है दीपिका यादव, जिन्होंने पूछा था कि हम शैडो का ओरिएंटेशन और उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी हम आज के टॉपिक में कवर कर लेते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन रखूंगा मैं शैडोज के लिए, क्योंकि शैडोज का जो पार्ट है वो हमने सेटिंग्स, कैमरा सेटिंग्स और सीन स्टेप के लिए अलग से सेट किया हुआ है, तो जो कि वो आप आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे स्केचअप ऑन किया, तो जो हमने कल टेम्पलेट सेट किया था वही टेम्पलेट हमारा ऑन हुआ है। जिस तरह से हमने एंगल सेट किया था, जो हमने क्यूब सेट किया हुआ था, वही हमारा टेम्पलेट यहाँ पे सेट ऑन हुआ है, और जो डिफॉल्ट रे हमने सेट किया था वो हमारा यहाँ पे ऑन हुआ है। तो चलिए आज हम बात करते हैं टूल सेट्स के बारे में। उससे पहले जो हमारा डाउट था, उस डाउट को हम क्लियर कर लेते हैं। तो डाउट जो था वो था कि हम शैडोज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं शैडोज ऑन कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे ये शैडोज मेरी यहाँ पे ऑन हो गई हैं। ये जो क्यूब है ये कास्ट कर रहा है शैडो, और ये जो प्लेन है वो रिसीव कर रहा है शैडो। तो इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पे देखें कोई टूल बार मेरे पास में अभी शैडो के लिए है नहीं है, तो मैं व्यू में जाके टूल बार हमने सेट किए हुए थे उसमें आ जाता हूँ, और इसमें हम शैडोज का जो टूल बार है उसको ऑन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक शैडो का टूल बार मेरे पास फ्लोटिंग विंडो आ गई है। इसको मैं सेट कर लेता हूँ अपने मेन टूल बार एरिया में। अब इसमें तीन ऑप्शंस आप देखेंगे। पहला ऑप्शन है आपका शैडो, शो हाइड शैडोज। तो ये होता है हमारा टॉगल, हमें शैडोज ऑन करने और ऑफ करने के लिए ये हमारे पास में टॉगल होता है। दूसरा है ये हमारे पास में डेट। तो ये जो डेट है ये ईयर वाइज डेट है। यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे आपके पूरे के पूरे ईयर वाइज में डेट लिखा हुआ है, जिसमें कि जैसे जो जनवरी जून से लेके अगस्त सितंबर तक का जो आपका रेड एरिया है, दैट मींस द सन इज एट द हाई अल्टीट्यूड। और जो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का जो एरिया है उसमें आपका जो सन है वो लो अल्टीट्यूड पे रहता है, क्योंकि विंटर्स होती हैं। सेम ऐसे ही इसके साथ में आप देखेंगे टाइम का है। तो ये तो आपका होगा डेट और ये हो गया आपका टाइम। तो अगर हम टाइम की देखें तो हम टाइम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सुबह जो 7 बजे हमारा शैडोज होंगी वो बिल्कुल एकदम एंगल पे होंगी, क्योंकि हमारा जो सन है वो बहुत ही नीचे होता है। उसके बाद में जैसे जैसे सन ऊपर आता है तो हमारे शैडोज छोटी होती जाती है, लेकिन सन की ब्राइटनेस बढ़ती जाती है। वैसे ही नून तक हमारा जो सन है ऑलमोस्ट हमारे एकदम हेड पे होता है, और फिर जैसे जैसे इवनिंग होती जाती है सन हमारा नीचे डिक्लाइन करने लगता है और जो हमारी ब्राइटनेस है वो भी कम होती जाती है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था शैडोज का। अब शैडोज को आगे और कैसे मैनिपुलेट करते हैं, नॉर्थ एंगल कैसे सेट करते हैं, और इन शैडोज से यूज करके हम अच्छे व्यूज कैसे निकाल सकते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। जितने भी आपका स्केचअप के डाउट्स हैं वो आप यहाँ पे पूछें, और हम सारे के सारे यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे। अगर ऑन टाइम नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आपका हम जो डाउट है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर पूछेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपका क्लियर करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम टूल सेट्स और टूल बार्स देख लेते हैं। तो हमने जो टूल्स को डिवाइड किया है उनको 3 सेट्स में डिवाइड किया है। पहला है ड्राइंग टूल्स, जिसके अंदर हमारे जितने भी ड्राइंग के
एलिमेंट्स जो टूल्स हैं वो सब आते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, लाइन हो गया, जिससे हम ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, वो आते हैं। दूसरा आता है हमारा मैनिपुलेशन टूल्स, जिसमें हम ज्योमेट्री मैनिपुलेट करते हैं। और तीसरा आता है हमारा डिस्प्लेइंग टूल्स, जिसमें हम डिस्प्ले करते हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी मैं इस मॉडल को जो है ऑर्बिट कर रहा हूँ, तो जो ऑर्बिट कमांड है, जो ऑर्बिट टूल है, उसको या तो आप डायरेक्ट यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, और मैं सिर्फ राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग करके उसको रोटेट कर सकता हूँ। या फिर अगर आपके पास में 3 बटन माउस है, जिसमें आपका बीच में व्हील होता है, आप व्हील को भी प्रेस करके और इसको मूव कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी होता है। दूसरा आप ये देखेंगे कि जैसे ही मैं इसमें दूसरा आप ये देखेंगे कि अभी मेरे जो टूल है वो सिलेक्टेड है, सिलेक्ट टूल, लेकिन जैसे ही मैं इसमें माउस का मिडिल व्हील बटन दबा के और इसको मैं रोटेट करता हूँ, तो मेरा जो सिलेक्ट टूल है वो मेरा ऑर्बिट टूल में चेंज हो जाता है। तो ऑर्बिट कमांड एक ऐसा कमांड, एक ऐसा टूल है जो कि अगर कोई भी कमांड हमारा एक्टिवेटेड है, कोई भी टूल हमारा एक्टिवेटेड है, उसमें उसके बीच में काम करता है। सिर्फ जूम जो बटन है उसको, जो माउस व्हील का जो बटन है उसको आपको प्रेस करके ड्रैग करना है। सेम अगर मैं देखूं, जब अगर मुझे इसको ड्रैग के साथ में इसको पैन करना है, जो मेरा हैंड टूल है, जो पैन टूल है, इसको अगर यूज करना है तो आप इसको शिफ्ट दबा के और फिर यूज कर सकते हैं, वही माउस के मिडिल व्हील को प्रेस करके। तो अगर मैं सिर्फ उसको प्रेस करता हूं तो मेरा ऑर्बिट टूल आता है, और उसके साथ में अगर मैं शिफ्ट यूज करता हूं तो मेरा हैंड टूल आता है। ये बहुत ही हैंडी है, आपको बार बार यहाँ पे टूल चेंज नहीं करना पड़ेगा। इससे आपका जो वर्क फ्लो है वो भी फास्ट हो जाता है। दूसरा, जूम इन जूम आउट के लिए हम डायरेक्टली या तो जूम बटन का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एक ही जगह के लिए, या फिर हम डायरेक्टली माउस व्हील का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम जूम करना चाहें और मॉडल में जाना चाहें, हम वहाँ पे माउस का जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राइंग टूल्स के बारे में। तो ड्राइंग टूल्स का समझाने के लिए सबसे पहले जो हमारा ड्राइंग टूल आता है वो आता है लाइन। क्योंकि स्केचअप एक फेस ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो इसमें फेस क्रिएट करना और फेस की ही ज्योमेट्री हम क्रिएट करते हैं। जितनी भी 3D ज्योमेट्री होती है वो सब फेसेस से ही बनती है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा फेस। फेस जो है वो आपका 4 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स मिनिमम से बनता है। तो जैसे कि जो मिनिमम फेस हमारा बनता है, जिसको हम प्लेन कहते हैं, वो बनता है एक ट्राइंगल का। इसके बाद में आता है आपका फ्री हैंड टूल। तो जो लाइन कमांड है, इस लाइन कमांड के लिए जो शॉर्टकट है वो हमारा है L। अब आप इसमें, इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं सारे टूल्स की, तो इसमें मैं आपको सबके शॉर्टकट्स भी बताता रहूंगा। आप इस शॉर्टकट्स को यूज करके बहुत ही फास्ट अपना जो वर्क फ्लो है वो कर सकते हैं। स्केचअप और ऑटोकैड के शॉर्टकट्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। बस जो ऑटोकैड है, ऑटोकैड में आपको टूल एक्टिवेट करने के लिए या आपको कमांड एक्टिवेट करने के लिए टाइप करने के बाद में एंटर या स्पेस बार दबाना होता है। और स्केचअप के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वो कमांड के लिए आपको एक बार प्रेस करना है वो अल्फाबेट। जैसे कि मेरे को अगर लाइन कमांड लेना है तो मैं सिर्फ L एंटर करूंगा, सिर्फ L प्रेस करूंगा और मेरा लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। मूव के लिए मुझे सिर्फ M कमांड जो है, M जो है वो सिर्फ प्रेस करना है और मेरा मूव टूल एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं इसमें लाइन कमांड के लिए। तो लाइन जब आप बनाते हैं तो लाइन 3 एक्सिस में इसमें बना सकते हैं। अभी मैं, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ एक ही एक्सिस में बना रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये एक एक्सिस में नहीं है। तो इसमें मैं आपको एक चीज और अच्छे से बताऊंगा, वो होता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको सिर्फ एक एक्सिस में ही लाइन बनानी है, तो आप देखेंगे जब मैं लाइन को किसी भी एक एक्सिस पे लेता हूँ, एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इसको 3 डायरेक्शन में यहाँ पे करता हूँ। तो अगर मैं उसे ग्रीन डायरेक्शन में लेके जाता हूँ तो वो ग्रीन डायरेक्शन के पैरेलल में चलेगी, तो इसमें ग्रीन एक्सिस की लिखा आ जाएगा ऑन ग्रीन एक्सिस, और वो जो लाइन है वो ग्रीन दिखाई देगी। अगर मैं उसे रेड एक्सिस में करता हूँ तो वो मुझे लाइन रेड दिखाई देगी इन बोथ डायरेक्शंस, सेम एज इन ग्रीन बोथ डायरेक्शंस। और अगर मैं उसे ब्लू एक्सिस में लेके जाता हूँ तो वो ब्लू एक्सिस में मुझे बोथ डायरेक्शंस ब्लू दिखाई देगी। इसे कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग। ये होता है हमारा लाइन की
उसकी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए इन्फ्लुएंसिंग यूज करना। इसमें एक चीज आप और देखेंगे, अगर मैं शिफ्ट होल्ड करता हूँ और मैं किसी एक डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में मैं लेके जा रहा हूँ, शिफ्ट से मैं सिर्फ उसी डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं इसे ग्रीन में ऑन किया हुआ है और शिफ्ट दबाता हूँ, तो मेरे को सिर्फ ग्रीन डायरेक्शन में ही लाइन आएगी। सेम एज ब्लू डायरेक्शन, अगर मैं सिर्फ ब्लू में करता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, तो मेरे सिर्फ ब्लू डायरेक्शन में ही यहाँ पे लाइन आएगी। इसका एक अच्छा मेथड है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स में आपका क्या होता है कि जो आपके अप डाउन लेफ्ट राइट एरोज होते हैं, हम उनको यूज करके लाइन को कंस्ट्रेंट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं अप एरो करता हूँ, तो मेरा लाइन जो है वो सिर्फ ऊपर और नीचे दो ही डायरेक्शन में आएगी। अभी मैंने शिफ्ट नहीं दबाया हुआ है, सिर्फ अप डाउन अप एरो को मैंने यूज किया है। मैं वापस अगर अप एरो या डाउन एरो करूंगा तो मेरा वो कंस्ट्रेंट हट जाएगा। सेम एज लेफ्ट फॉर ग्रीन एंड राइट फॉर रेड। हम ये इन कंस्ट्रेंट्स को हर टूल के साथ में यूज कर सकते हैं। मूव टूल के साथ यूज कर सकते हैं, पुश पुल टूल के साथ यूज कर सकते हैं, और इवन हम इसे रोटेट टूल के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था लाइन कमांड। तो लाइन को बनाने के लिए आप जैसे देखेंगे कि अब मैं जैसे ही इसमें आता हूं, तो मैं इसमें इसके इंफ्लुएंसेस को यूज करके मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ विदाउट एनी रेक्टेंगल टूल, और मेरी सारी जो लाइन्स है वो 90 डिग्री पे ही होंगी। दूसरा, आप एक चीज और नोटिस कीजिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, तो इन्फ्लुएंसेस हमारा यहाँ पे भी काम करता है। अगर मुझे इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इस लाइन पे लेके आऊंगा, और यहाँ पे वापस में लेके आऊंगा, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट से ये पिंक कलर की लाइन हो गई है। तो ये मुझे इंडिकेट कर रही है कि ये मेरी इस लाइन के पैरेलल लाइन जा रही है। मुझे वहां पे क्लिक नहीं करना है पहली लाइन पे, मुझे सिर्फ उस लाइन को इन्फ्लुएंस देना है कि मुझे इस लाइन के रिलेशन में यहाँ पे लाइन बनानी है, तो मुझे यहाँ पे पिंक लाइन आ जाएगी। दूसरा, अगर मुझे इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो मैं किसी भी एक पॉइंट पे पॉइंट लूंगा, और जैसे आप देखेंगे कि ये मैं इस लाइन की तरफ जब अप्रोच करूंगा, तो मुझे यहाँ पे दिखाएगा ये परपेंडिकुलर है इस एज के। तो वो दोनों एजेस जो है, दोनों लाइंस हाईलाइट हो जाएंगी पिंक कलर में। ये भी एक बहुत अच्छा टूल है अगर हम इसे लाइंस को यूज करना चाहें तो। फिर दूसरा हमारा आता है फ्री हैंड टूल। तो अगर मैं फ्री हैंड टूल की बात करूं, फ्री हैंड टूल आपका लाइन टूल ही है, बट आप फ्री हैंड इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को सिर्फ ड्रैग करके और इसमें कुछ भी ड्रॉ करना है, तो मैं वो ड्रॉ करके यहाँ पे रख सकता हूँ। इसमें आप चाहें तो इसको अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। फ्री हैंड टूल जो है वो आर्किटेक्चर में कम ही यूज होता है, क्योंकि हम आर्किटेक्चर में जनरली जितनी भी ज्योमेट्री बनाते हैं वो सब राइट एंगल्ड या फिर ज्योमेट्रिक होती है, उसमें हम फ्री हैंड कम ही यूज करते हैं, इसलिए हम फ्री हैंड को इधर जल्दी से यूज नहीं करते हैं। दूसरा जो फिर इसके बाद आता है वो आता है हमारा रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप किसी भी एक रेक्टेंगल को यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा, जब आप रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करें, मैंने अभी इसको यूज कैसे किया, मैंने पहले एक बार इस पर क्लिक किया, उसके बाद मेरे को दूसरा कॉर्नर क्लिक करना है। तो इस कॉर्नर को क्लिक करने से पहले आप देखेंगे नीचे यहाँ पे डायमेंशंस आती है मेरी लिखी हुई, तो मैं इन डायमेंशंस पे यहाँ पे इसको टाइप करके और डायमेंशन से इनको एक रेक्टेंगल बना भी सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए सपोजिटली हमारा जो प्लॉट साइज था 30 फीट बाय 45 फीट का या 60 फीट का, तो हम उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसको एंटर करने का तरीका क्या रहेगा, जैसे कि हम ऑटोकैड में करते थे, आप मल्टीप्लाई करने के लिए उसको 2 डायमेंशंस देने हैं, तो हम उसे मल्टीप्लाई करने के लिए बीच में कॉमा लगाते थे। दैट मीन्स हम उसको एक्स और वाई की डायमेंशन देते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है 30 फीट बाय 60 फीट मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। अगर आप यहाँ पे माउस हिला देते हैं तो ये जो आपने टाइप किया था वो हट जाएगा। तो इसको यूज करने के लिए आप माउस को एक जगह स्टिल रख लें और फिर आप टाइप करें 30 फीट कॉमा 60 फीट और एंटर कर दें। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो 30 फीट बाय 60 फीट का बन जाएगा। दूसरा, आप एक चीज और देखेंगे कि जब आप रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसमें ये जो आपकी डॉटेड लाइन आई है बीच में और यहाँ पे लिखा आ रहा है गोल्डन सेक्शन, दैट मीन्स कि आप इसको एक गोल्डन सेक्शन भी यहाँ पे बना सकते हैं। गोल्डन सेक्शन जो है वो रोमन्स ने डिस्कवर किया था और उसको उन्होंने हर अपने
बिल्डिंग्स में और अपने आर्किटेक्चर में बहुत यूज किया था उसके प्रोपोर्शंस को, इसलिए इसे गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्लाइटली ऊपर लेके जाता हूँ तो मुझे ये स्क्वायर भी बनाने के लिए बोल देता है। अब इसमें क्या है कि मैं अपनी मर्जी का कोई एक स्क्वायर भी बना सकता हूँ अगर मुझे डायमेंशन नहीं डालनी है। तो यहाँ पे मेरे को इन्फ्लुएंसेस जो है वो मुझे बता देते हैं कि अगर ये जो है एक स्क्वायर बन रहा है या इसकी दोनों साइड जो है वो इक्वल है। तो स्केचअप में जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको काफी चीजों की जो नॉलेज है वो इन्फ्लुएंसेस ही दे सकते हैं और आपको काफी गाइड करते हैं इन्फ्लुएंसेस आगे मॉडलिंग करने के लिए। फिर तीसरा हमारा आता है रोटेटेड रेक्टेंगल टूल। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, रोटेटेड रेक्टेंगल टूल में क्या होता है कि पहले आपने एक पॉइंट लिया, उसके बाद में अब यहाँ पे देखेंगे कि जो टूल है उसके ऊपर एक जो एज है वो हाईलाइट हो रही है। इसका मतलब कि ये मुझे बोल रहा है कि आप पहले वो एक एक जो एज है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। तो मैं इसको किसी भी एंगल पे एक एज यहाँ पे डाल दूंगा और उसके बाद में अब ये मेरे को रेक्टेंगल बनाने के लिए बोलेगा। अब रेक्टेंगल आप देखेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगल या तो मैं रेड एक्सिस में आ सकता है जो कि बिल्कुल फ्लैट है, या इसको मैं एंगल लेके इसको अलग अलग एंगल्स में भी यहाँ पे रोटेट करके बना सकता हूँ। तो ये टूल्स जो है ये बहुत ही यूजफुल टूल है, अगर आप इसे अच्छे से यूज करें तो ये टूल आपको बहुत काम आ सकता है। इवन जो इन्फ्लुएंसेस है वो आपके यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आप देखेंगे तो इसके इन्फ्लुएंसेस यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। मेरे को गोल्डन सेक्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, मुझे स्क्वायर भी यहाँ मिल जाता है। दूसरा, क्योंकि स्केचअप आपको 3D बनाने से पहले आपको इन्फ्लुएंसेस दिखाता है तो आपको एक आइडिया भी दिखा देता है कि देखिए ये जो रेक्टेंगल है वो नीचे था, इसको रोटेट करके हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इसका जो एंगल है वो कितना है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, वो सब भी आपको इसमें इन्फ्लुएंसेस बता देते हैं स्केचअप के। तो आपको बस इस पे सेकंड क्लिक करना है और आपका जो है रेक्टेंगल उस एंगल पे और उतने डायमेंशन का यहाँ पे बन गया है। अब जो आता है हमारा इसके बाद में वो है सर्कल टूल। सर्कल टूल जो है उससे आप सर्कल क्रिएट करते हैं। जो इसका बेसिक हमारा जो सर्कल होता है वो हमेशा 24 साइड्स का होता है। अब स्केचअप में आप एक चीज नोट कीजिएगा कि जब भी हम कोई सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल जो है वो हमेशा यहाँ पे पॉइंट्स से नहीं बनता है जैसे कि अदर ज्योमेट्रीज में होता है, अदर सॉफ्टवेयर में होता है। यहाँ पे हम फेस की बात कर रहे हैं क्योंकि ये फेस ओरिएंटेड है, ये पॉइंट ओरिएंटेड नहीं है। तो फेस ओरिएंट करने के लिए हमें यहाँ पे फेसेस बनाने पड़ेंगे। तो सर्कल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस को मिला के एक सर्कल बनाया जाता है, जिसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा ये है कि जैसे कि अगर आप देखेंगे अभी मैंने सर्कल कमांड एक्टिवेट किया, अब ये जो सर्कल कमांड है इसका जो शॉर्टकट है वो है सी। तो मैंने सी से सर्कल कमांड एक्टिवेट किया, मेरे यहाँ पे दिखा रहा है 24 साइड्स। मतलब अगर मैं कोई सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो वो 24 साइड्स का होगा। अब जब तक कि ये सर्कल छोटा है तब तक तो आप वो 24 साइड्स को इमेजिन नहीं कर सकते, या फिर वो बहुत छोटी छोटी सेगमेंट्स होंगी तो आपको वो दिखेंगी नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसको बड़ा करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो सेगमेंट्स मुझे दिखने लगी हैं। अब ये सर्कल जो है वो मुझे मोर ऑफ पॉलीगन दिखने लगा है, जिसमें मेरे जो एजेस हैं वो 24 साइड्स वाले हैं। तो सर्कल हमारा इस तरह से काम करता है। इवन जो सर्कल हम जब भी बनाते हैं तो हम उसको एक एज को नहीं, हम पूरे एज को एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सर्कल जो है उसमें हम इसको जो इसकी स्मूथनेस है उसको और बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं साइड्स है, साइड्स मेरे 24 अभी दिखा रहा है, अगर मैं इसको 100 मल्टीपल एंटर कर दूं तो जो मेरे साइड्स हैं अब वो 100 साइड्स के हो गए हैं। तो मैं उतना ही बड़ा सर्कल वापस बनाऊंगा तो अब भी मेरे को जो स्मूथनेस है वो मेरे को काफी अच्छी इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर जो साइड्स हैं वो मेरी बहुत छोटी हो गई हैं और डिविजन्स जो है मेरे छोटे हो गए हैं। होने को तो अभी भी वो एक लाइन ही है लेकिन वो बहुत छोटी हो गई है, इस जिसकी वजह से हमारा जो सर्कल है वो हमें बहुत स्मूथ दिखाई देने लगता है। तो ये भी आपका बहुत जगह पे यूज होगा जब आप सर्कल्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग ज्योमेट्री के हिसाब से यहाँ पे बनाएंगे तब। फिर हमारा आता है पॉलीगन टूल। तो पॉलीगन टूल और सर्कल टूल में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर मैं सर्कल टूल लेता हूँ और उसको मैं 24 साइड्स का कर लेता हूँ और फिर मैं उसको एक सर्कल बना लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि जब मैं सर्कल बनाया है
उससे पहले मैं जितने ज्योमेट्री है वो सब डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जो मैंने सर्कल लिया, इसको मैंने 24 साइड्स का लिया और मैं यहाँ पे इस सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर जब मैं इसे पुश पुल टूल से, जिसका कि ये मैनिपुलेशन टूल है, तो अगर मैं पुश पुल टूल से इसको पुश पुल करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो साइड है मेरी, ये एक सिलेंडर बना है और ये साइड हमेशा मेरी जो है वो स्मूथ होगी, ये सरफेस हमेशा स्मूथ होगी और ये एक सरफेस होगी क्योंकि ये सर्कल को हमने एक्सट्रूड किया है। वहीं पे अगर हम पॉलीगन जो लेते हैं, अगर हम पॉलीगन 24 साइड्स का लेते हैं और पॉलीगन को हम ड्रॉ करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि मैं अलग अलग एजिस को, जैसे ही मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ सर्कल की तरह, तो मेरी जितनी भी फेसेस है वो अलग अलग फेसेस आई हैं। इसमें मेरे को पूरी एक फेस नहीं मिली है। ये डिफरेंस होता है आपका पॉलीगन और सर्कल में। अब पॉलीगन कहाँ यूज करना है और सर्कल कहाँ यूज करना है वो आपको कुछ कुछ आइडिया आ गया होगा। जैसे कि अगर मुझे कहीं पे एक सर्कल बनाना है जिसमें मुझे साइड्स दिखानी है, तो मैं वहां पे एक पॉलीगन यूज करूंगा। और अगर मुझे कहीं पे साइड्स नहीं दिखानी है, मुझे स्मूथ सरफेस दिखानी है, तो मैं वहां पे एक सर्कल यूज करूंगा। तो ये तो थे हमारे सर्कल और पॉलीगन कमांड्स। अब हमारा आता है आर्क कमांड। तो आर्क कमांड के लिए जो हमारा शॉर्टकट है वो है ए। अब मैंने ए से जैसे ही किया तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा आर्क एक्टिवेट हुआ है, टूल एक्टिवेट हुआ है, वो है 2 पॉइंट आर्क टूल, जो कि बल्ज के साथ में आता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मेरे को 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिए हैं, तो मैं इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो मैं इसके बल्ज को, जो बल्ज है इसका जो कर्व है उसका उसका मेरे को जो रेडियस है वो मैं ले सकता हूँ तीसरा पॉइंट। तो जैसे कि मैंने उसको यहाँ पे ले लिया है, तो मेरा ये एक आर्क बन गया है पूरा की पूरा। सेम चीज अगर मैं आर्क जो है वो 2 पॉइंट से बनाता हूँ, तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। डिफरेंस इसके अंदर ये है कि अगर मैं इसको एक पॉइंट से लेता हूँ तो ये पहले मुझे एंगल पूछता है कि मुझे किस एंगल पे रखना है। फिर मैंने उस एंगल से करके अब मैं इसको उस जो फिक्स रेडियस है उस रेडियस से मैं इसको आर्क बना सकता हूँ। कितनी भी बड़ी आर्क मैं इसमें बना सकता हूँ। ये दोनों जो टूल्स हैं, इन दोनों का फायदा क्या है, पहले टूल में आपका जो रेडियस है वो आपका एक जैसा नहीं होता है, मतलब आपका जो रेडियस है वो वेरिएबल होता है। दूसरे टूल में आप रेडियस फिक्स करते हैं और उसके बाद में आप वो आर्क बनाते हैं। जो आर्क का जो तीसरा टूल है वो है हमारा 3 पॉइंट आर्क टूल। तो 3 पॉइंट आर्क टूल क्या करता है, वो एक सर्कल के 3 पॉइंट्स को, सर्कमफ्रेंस के 3 पॉइंट्स को लेके एक आर्क बनाता है। जैसे कि मैं एक पॉइंट यहाँ डाल दिया है, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ डाला है और तीसरा पॉइंट मेरा सर्कल जो है, उस सर्कल के तीसरे पॉइंट को मैं ऐड करूंगा। तो देखेंगे कि 2 पॉइंट्स जो है वो तो मेरे फिक्स हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट मैं जहां डालूंगा उसके हिसाब से मेरा आर्क जो है वो बनाएगा। तो ये था हमारा आर्क का तीसरा टूल जो कि था 3 पॉइंट आर्क टूल। इसके बाद में आता है हमारा सेक्टर टूल, जिसको हम बोलते हैं पाई टूल। तो ये 2 पॉइंट पाई होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने सिर्फ आर्क बनाया, हम इसके अंदर एक पाई बनाते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इसको सिर्फ इतना कर देता हूँ, तो ये मेरे जो पाई है वो मेरे को फेस क्रिएट करके देता है। क्योंकि अभी तक जो तीनों पॉइंट्स थे उसमें सिर्फ हम लाइन ड्रॉ कर रहे थे, इसके अंदर हम पूरा की पूरा फेस क्रिएट कर रहे हैं, फेस ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारा ये पाई टूल बन जाता है। इसके बाद जो हमारे ये बेसिक जो थे, ये थे हमारे ड्राइंग टूल्स। अब इन ड्राइंग टूल्स के बाद में आता है हमारा मैनिपुलेशन टूल्स, कि ये जो हमने ड्रॉ किया है, इन ड्रॉ टूल्स में अब हम मैनिपुलेट कैसे करते हैं। तो इसको मैनिपुलेशन के लिए सबसे पहले मैं कोई भी एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एक एक करके सारे टूल्स को। तो मैनिपुलेशन का जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्केचअप में टूल है, दैट इज पुश पुल टूल। पुश पुल टूल और एक्सट्रूड टूल दोनों सेम है। आप कोई भी फेस, कोई भी एज, किसी को भी आप पुश पुल कर सकते हैं। अब इसको दिखाने, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं पहले एक 30 फीट बाय 60 फीट का एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना लूंगा। उसके बाद में आप देखेंगे इस पुश पुल टूल को यूज कैसे करते हैं। तो ये मैंने पुश पुल टूल या तो मैं यहाँ से एक्टिवेट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको P कमांड से एक्टिवेट कर सकता हूँ, P की से। तो मैंने P की प्रेस करी और यहाँ पे मैंने पुश पुल टूल एक्टिवेट कर लिया है। अब मैं इसको एक बार क्लिक करूंगा और इसको मैं जिस डायरेक्शन में मुझे पुश पुल करना है, इसको एक्सट्रूड करना है, मैं उसको उस डायरेक्शन में इसको पुश पुल करूंगा। इससे क्या होगा कि आप, अब जैसे कि
तो मुझे इस डायरेक्शन में अगर पुश पुल करना है तो मैं इसको उस डायरेक्शन में पुश पुल टूल करूंगा। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिस्टेंस भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने 10 फीट यहाँ पे डाला और एंटर किया तो मेरा यहाँ पे पुश पुल आ गया है। आप नोटिस करेंगे कि जितनी भी डायमेंशंस आप देंगे या जितने भी आप एक्सट्रूड के लिए वो करेंगे, उन सबको करने के लिए आपको पहला एक क्लिक करना है और दूसरे क्लिक को करने से पहले आपको माउस छोड़ देना है और फिर आप उसमें वैल्यू डाल के एंटर करेंगे तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। कंट्रोल Z से आप हमेशा इस जो किया है उसको अंडू कर सकते हैं। तो पुश पुल टूल का ये जो यूज है वो हमारा सिर्फ पुश और पुल करने के लिए ही होता है। इसका एक बहुत अच्छा यूज तब होता है जब हम इसमें ओपनिंग्स, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई एक सॉलिड ब्लॉक है, उसके अंदर हमें कोई ओपनिंग करनी है तो उसके लिए भी हम पुश पुल टूल यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने ये एक सॉलिड ब्लॉक ले लिया है, इस पे मुझे एक रेक्टेंगल या एक, चलिए सर्कल ले लेते हैं, सर्कल में को एक पुश पुल करके यहाँ से ये सर्कल होल करना है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगा इसके फेस पे। जब ये फेस एडिटेबल है तो आप जैसे ही देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया तो मेरी ये फेस जो है वो दो फेसेस में डिवाइड हो गई है। जब तक ये ना हो तब तक आपका पुश पुल टूल जो है वो इसको यूज नहीं हो पाएगा। आपको जो फेसेस है वो हमेशा डिवाइड करके ही चलना होगा। अब मैं पुश पुल टूल एक्टिवेट करता हूँ। अब देखेंगे कि मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये फेस सिलेक्ट कर ली थी तो मैं इस फेस को पुश पुल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ उस फेस को ही कर पा रहा हूँ जो सिलेक्टेड थी। तो इस चीज को हटाने के लिए आप escape बटन दबाएंगे तो आपकी जो भी है सिलेक्शन वो हट जाएगी और अब मेरे को पुश पुल जो टूल है वो मुझे बोलेगा सिलेक्ट करने के लिए कौन सी मैं फेस सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसमें मैं ये वाली फेस सिलेक्ट करके इसको मैं नीचे की साइड पुश पुल करूंगा। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको एकदम बॉटम पे लेके आया तो यहाँ पे वो मुझे दिखा रहा है ऑन फेस। दैट मीन्स कि जो नीचे वाला फेस है उस तक मैंने वो पुश, जो उसका पुल, जो पुश पुल है वो मैंने यूज किया है और वो उस फेस तक नीचे गया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो नीचे वाला फेस मेरा हट जाएगा और यहाँ पे एक होल बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको जहाँ पे भी होल्स बनाने हैं या आपको जैसा भी कोई ज्योमेट्री को आपको दिखाना है तो आप इसको रेक्टेंगल से या फिर कोई सा भी एक पुश पुल टूल से इसको होल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे होल नहीं करना है तो आप देखेंगे कि अभी जो मेरा डिस्टेंस है वो नीचे तक का, जो इस बॉक्स की थिकनेस है वो है 5 फीट 3 इंचेस की। तो मैं इसको कोई भी एक वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए 3 फीट, मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरी सिर्फ 3 फीट तक ही होगी, मेरी ये पूरी की पूरी नीचे तक नहीं आएगी। जिससे कि क्या होगा कि मेरा जो होल है, यहाँ पे एक होल नहीं, यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो इस तरह से हम इस पुश पुल टूल को यूज करके मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी ज्योमेट्री को। अब इसके बाद में हमारा आता है रोटेट टूल। तो रोटेट टूल क्या करता है कि ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के काम आता है हमारा रोटेट टूल। इसको एक्टिवेट करने के लिए या तो आप डायरेक्टली हमारे टूल बार से इस पर क्लिक करके इसे रोटेट कर एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर हम क्यू एंटर करके, क्यू फॉर क्वीन, क्यू एंटर करके हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आप एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे एक प्रोटेक्टर टूल, देखिए प्रोटेक्टर बना आ जाएगा। इस प्रोटेक्टर से हमें, अब इस प्रोटेक्टर से हमें पहला एक पॉइंट चूज करना है जहां से हमें रोटेट करना है। तो मान लीजिए कि मैंने इसको इस मिड पॉइंट से रोटेट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरा ये प्रोटेक्टर जो है वो मेरे को दूसरा पॉइंट बोलेगा कि जो कि रेफरेंस है मेरा रोटेट करने के लिए, मुझे कहाँ से रोटेट करना है। तो मान लीजिए मुझे इस पॉइंट से इसको रोटेट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब जब मैं इसे मूव करूंगा तो ये मेरा इन दो एक्सिस को लेके, मिडल एक्सिस को लेके और इस पॉइंट को लेके ये रोटेट करेगा मेरा इस डायरेक्शन में। तो ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा और मैं इसे किसी भी डायरेक्शन में जाके एक और बार क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे रोटेट हो गया है। दूसरा, अगर आपको मान लीजिए कि रोटेट दूसरे किसी एक्सिस में करना है, मान लीजिए मुझे इस वाले एक्सिस में रोटेट करना है तो मैं इसके इस फेस पे आके इसको सिलेक्ट कर लूंगा रोटेट को। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे इसी फेस पे आएगा। सेम ऐसे ही मैं इस फेस पे भी कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे जब तक कि मेरा ये जो रोटेट टूल है वो दूसरे एक्सिस पे नहीं है, मान लीजिए कि मेरा ब्लू एक्सिस पे या रेड एक्सिस पे या ग्रीन एक्सिस पे नहीं है, तब तक ये मेरा रोटेट टूल जो है वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। दैट मीन्स इट इज नॉट ऑन एनी एक्सिस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सिस। तो अभी मैंने इसको इस टूल पे रख के भी कर सकता हूँ और इसको मैं इसी से रोटेट कर लूंगा।
और एल्स आई कैन डू कि मैं इसको एक फेस लेके, जैसे मान लीजिए हमारा ये जेड और ग्रीन एक्सिस, जो ब्लू और ग्रीन एक्सिस है, उसके ऊपर मैं अगर यहाँ रखता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे किसी एक पॉइंट से सिलेक्ट करके इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस। तो मेरे सिर्फ इस एक्सिस में ही ये रोटेट करेगा। इसमें एक आपको इसमें एक स्केचअप में ट्रिक है जिसको मैं कहता हूँ डबल क्लिक एंड ट्रिपल क्लिक ट्रिक। जो डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक है वो इसमें काम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई सिलेक्ट टूल अपना ऑन किया हुआ है, मैं एक बार क्लिक करूंगा किसी फेस पे तो वो मेरा जो फेस है वो सिलेक्ट होगा। अगर मुझे इस फेस के साथ में ये एजेस भी सिलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और मेरा ये फेस के साथ एजेस भी क्लिक हो जाए सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसमें 3 बार क्लिक करता हूँ तो मेरा पूरा की पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही हैंडी है और ये आपका वर्कफ्लो बहुत फास्ट कर देता है। आपको बार बार यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मान लीजिए मुझे कोई एक एज ही यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करनी है तो मैं उस एज पे जाके यहाँ पे सिंगल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो उस एज से जुड़ी हुई जो भी फेस होगी मेरी वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर मैं किसी फेस पे डबल क्लिक करता हूँ तो उस फेस से जुड़ी हुई जो एजेस होंगी मेरी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ट्रिपल क्लिक करने पे आपका पूरी ज्योमेट्री जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। ये जो है वो सिलेक्शन टूल के कुछ टिप्स और ट्रिक्स है। इसको आप यूज कर सकते हैं अपनी ज्योमेट्री के लिए और अपने वर्कफ्लो के लिए। फिर आता है हमारा स्केल टूल। तो स्केल टूल क्या करता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसे हमें स्केल करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो हम इस स्केल टूल को यूज करके उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं बेसिकली। तो अभी उसके लिए मैं पहले रेक्टेंगल जो है उसको सीधा कर लूंगा ताकि आपको इजी रहे अंडरस्टैंड करने में। अब इसमें आप देखेंगे ग्रिप पॉइंट्स होते हैं। ये ग्रिप होते हैं आपके बॉक्स को स्केल करने के लिए कि आप कहाँ से उसे स्केल करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं उसको इस 2 पॉइंट से स्केल करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा तो ये इस पॉइंट पे स्केल होगा। अब ये आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है वो स्केल टूल है, ये आपका ऑब्जेक्ट्स के लिए मैटर करता है। तो इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ एक्सट्रूजन्स बना लूंगा। और इस पूरे को मैं एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लूंगा। तो राइट क्लिक करके मैं इसे मेक ग्रुप करके एक ग्रुप बना लूंगा। अब जब मैं इसको पूरे को स्केल करता हूं तो आप देखेंगे वही सारे पॉइंट्स मेरे इस पूरे ऑब्जेक्ट्स पे चारों तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सट्रूड टूल और स्केल टूल में डिफरेंस क्या है। तो मैं इसके स्केल करता हूँ तो आप देखेंगे पूरी की पूरी जो मेरी बॉडी है वो स्केल होती है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा रेशियो था इसकी हाइट का और इसकी हाइट का वो मेंटेन रहता है और आपकी पूरी बॉडी जो है वो स्केल हो जाती है। सेम इसको मैं वाइस एंड वर्सा भी कर सकता हूँ। और ये जो है वो आपका सारी डायरेक्शंस में काम करेगा। अगर मैं उसको इस डायरेक्शन से स्केल करूंगा तो वो मेरा सिर्फ इस डायरेक्शन के लिए होगा, और अगर मैं उसे इस डायरेक्शन में स्केल करूंगा तो वो मेरा सिर्फ इस डायरेक्शन के लिए होगा। अब दूसरा आप इसमें देखेंगे जो एज पॉइंट्स हैं, इन एज पॉइंट से क्या होता है कि आपका जो स्केल है वो यूनिफॉर्मली स्केल होता है इन 2 एक्सिस पे। ऐसे ही सेम आप किसी भी पॉइंट जो है एज पॉइंट को लेके आप स्केल कर सकते हैं यूनिफॉर्मली। अगर आप ऐसे ही जाते हैं इन पॉइंट्स के लिए तो आप इन पॉइंट से भी आप सिर्फ 2 एक्सिस में यूनिफॉर्मली स्केल कर पाएंगे। अब स्केल कमांड का जो एक बेहतरीन फीचर है स्केचअप में, क्योंकि स्केचअप में मिरर करके कोई कमांड नहीं है, तो हम स्केल कमांड को कैसे यूज करके मिरर करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप स्केल कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने कोई स्केल के लिए यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है टूल, तो आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये आपको उसका यूनिफॉर्मली स्केल करेगा। और अगर आप कंट्रोल दबाएंगे तो ये दोनों साइड से उसके मिडिल से लेके उसको स्केल करेगा। तो हम जब भी मिरर की बात करते हैं तो हम कंट्रोल दबा के उसको नेगेटिव साइड में लेके जाते हैं। और नेगेटिव साइड में आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको -1 पे लेके आता हूँ, आप नीचे देखेंगे मेजरमेंट बार में वहां पे -1 लिखा हुआ है, तो मैं उस पर -1 पे लेके आके क्लिक करता हूँ तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर हो गया है। ये स्केल टूल का एक बहुत ही खासियत है। आप इसको स्केचअप में, क्योंकि हमारे पास में मिरर टूल नहीं है तो हम इसको यही यूज करके मिरर करते हैं।
सेम अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में मिरर करना चाहता हूँ तो मैं उसको इस डायरेक्शन में मिरर कर दूंगा, और या फिर मैं इसको इस डायरेक्शन में मिरर करना चाहता हूँ तो मैं इसको इस डायरेक्शन में मिरर कर सकता हूँ। जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सेम रहेगा अगर जब तक कि ये -1 जो है वो -1 स्केल फैक्टर ना हो। अब ये तो हो गया हमारा स्केल टूल के बारे में। इसके बाद में आता है हमारा ऑफसेट टूल। तो ऑफसेट टूल कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। ऑफसेट टूल काम करने के लिए ये जो ऑफसेट टूल है आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट F दबा के इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इस फेस को वो ऑफसेट करेगा इन लाइन से। तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा और आप जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे अंदर तो ये मेरे को इस फेस को ऑफसेट कर रहा है अंदर की साइड और बाहर की साइड। मैं दोनों साइड इसको ऑफसेट कर सकता हूँ। सेम मैं ऐसे किसी भी फेस के लिए कर सकता हूँ। मैं इसको इस फेस के लिए भी कर सकता हूँ और मैं इसको इस फेस के लिए भी कर सकता हूँ। ये जो ऑफसेट टूल है आपका ये किसी भी टाइप की ज्योमेट्री के लिए काम आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एक ज्योमेट्री क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मेरे जो फेसेस हैं वो सेम नहीं है, तो मेरा जो ऑफसेट टूल है वो मेरा यहाँ पे भी काम करेगा जैसे कि वहां कर रहा था। तो ऑफसेट इज फॉर ऑफसेटिंग योर लाइंस। अब मैंने यहाँ पे ऑफसेट कर लिया तो अब मैं इसको पुश पुल करके इसको मैं अलग से एक ज्योमेट्री में क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये था हमारा ऑफसेट टूल। ऑफसेट टूल को अगर हमें जैसे मान लीजिए सिर्फ ये लाइंस को ऑफसेट करना है तो आप उसके लिए पहले क्या करेंगे कि इन लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, जो भी लाइंस को आपको ऑफसेट करनी है, और फिर आप ऑफसेट टूल को एक्टिवेट कीजिए तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये इसी लाइन पे कंस्ट्रेंट है। आप दूसरी जगह पे किसी पे नहीं जा सकते हैं, ये सिर्फ इन 3 लाइंस पे ही कंस्ट्रेंट रहेगा। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ ये 3 लाइन ही जो है वो ऑफसेट होंगी बाहर या अंदर की साइड में। तो ऑफसेट टूल को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं अपने तो ऑफसेट टूल को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं अपनी ज्योमेट्री को मैनिपुलेट करने के लिए। इसके बाद जो आता है हमारा आता है इरेज टूल, जिसको आप देख रहे होंगे मैं काफी देर से इरेजर जो टूल है वो यूज कर रहा हूँ। तो इरेजर टूल क्या करता है आपका, मैं यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ इरेजर टूल को, या मैं डायरेक्ट ई दबा के भी एक्टिवेट इसको कर सकता हूँ। आप शॉर्टकट सब नोट करते चले जाइएगा और मैं चाहता हूँ कि आप इनको प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो कमांड डालने की जो स्पीड है, आपकी जो वर्क स्पीड है वो आपकी बढ़ जाए। तो अब जो इरेज टूल है उसको यूज करने के लिए आपको किसी भी एज को या किसी एंटिटी को अगर आपको इरेज करना है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो एंटिटी जो है वो इरेज हो जाएगी। सेम मैं किसी भी एक एंटिटी पे यहाँ पे क्लिक करके इसको इरेज कर सकता हूँ। या अब इसमें देखेंगे आप ये फेस इरेज नहीं करता है क्योंकि फेस आप इरेजर से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ पॉइंट्स को या फिर लाइंस को ही सिलेक्ट करता है और उसी को डिलीट करता है। फेस को डिलीट करने के लिए आपको उस फेस को सिलेक्ट करना होगा और डिलीट जो बटन है उससे आप उसको डिलीट कर सकेंगे। तो जैसे कि मैं इसमें यहाँ पे सारी फेसेस डिलीट करके इसे एक वायर फ्रेम जैसे एक स्ट्रक्चर में भी बना सकता हूँ। तो अब आपने ये जो हमारे कमांड्स थे ये हमारे ड्राइंग टूल्स और मैनिपुलेशन टूल्स थे जो आपने यहाँ पे सब देख लिए हैं। अब इसके बाद में हमारा आता है इंटरसेक्ट टूल, जिसके बारे में मैं आपको बताया था कि इंटरसेक्ट टूल जो है वो आर्किटेक्चर में यूज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई एक स्क्वायर है या मैंने क्यूब है और इस क्यूब में हमें कुछ एक दूसरा क्यूब जो है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल अगर मैं लेता हूँ और उसको मैं एक्सट्रूड करके एक सिलेंडर बना लेता हूँ और इस सिलेंडर को मैं मूव करके इसके ऊपर रखता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो स्केचअप है इसको वो एक एंटिटी नहीं मान रहा है। तो आप देखेंगे कि स्केचअप जो है वो इसको अभी भी अगर मैं इस फेस को डिलीट करूं तो ये मेरा फेस जो है वो फेस डिलीट होगा, इसको मेरे को पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे इसके लिए। तो उस चीज के लिए क्या करते हैं हम, इसको करते हैं इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट करने के लिए आप पूरे को सिलेक्ट कीजिए और आप एडिट कमांड में जाएंगे। इसमें आप देखेंगे नीचे आता है इंटरसेक्ट फेसेस। अब इसमें 3 टाइप के
इंटरसेक्ट कमांड होते हैं। पहला होता है इंटरसेक्ट विद मॉडल, फिर आता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, और इसके बाद आता है इंटरसेक्ट विद कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपका ये जो मेरा है, ये ज्योमेट्री के साथ में अगर और भी कोई मॉडल होता है तो ये पूरी ज्योमेट्री को मैं मॉडल के साथ में भी इंटरसेक्ट कर सकता हूँ। तो अब इंटरसेक्ट करने के लिए हम इसको सारे मॉडल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एडिट में आके इसको इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि हमने अभी सिर्फ सिलेक्शन किया है। जैसे ही मैंने ये कमांड एक्टिवेट किया और मैंने इसे इंटरसेक्ट किया, आप देखेंगे कि मेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस कुछ मिल गई हैं। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है ये इंडिकेट करते हैं कि मेरा जो फेस है वो डिवाइड हो गया है। अब मैं इस फेस को अगर डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा ये जो फेस है वो डिवाइड हो गया है और इसके साथ में जो ज्योमेट्री है वो इंटरसेक्ट हो गई है। तो मैं अभी एक्स्ट्रा फेसेस को है वो डिलीट कर देता हूँ, और मैं इन फेसेस को भी अगर मैं डिलीट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये फेसेस और लाइंस को डिलीट करने के बाद में मुझे वो जो इंटरसेक्ट है वो यहाँ पे काम कर गया है, और मेरे जो फेसेस है वो यहाँ पे डिवाइड हो गई हैं। यहाँ पे मेरे को एक नया ज्योमेट्री मिल गई है। आप इसको जो है वो किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग सा कुछ एक कर्व बनाता हूँ, और इस कर्व को मैं एक्सट्रूड करके थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग सा एक अगर हम करने की कोशिश करें तो मैं उसको, अब आप इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब भी आप इसमें जो फेसेस हैं अगर मैं उसको डायरेक्ट रखता हूँ और कहीं पे भी अगर वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, फेसेस को नहीं, जो लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करता है, तो वो जो लाइंस है स्केचअप उन लाइंस को इंटरसेक्ट करके उसको यूज कर लेगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा तो ये जो मेरी ज्योमेट्री है, जैसे कि हमें बताया था आपको, जब हम एज मॉडलिंग करते हैं तो ये जो वर्टिसेस है ये हमें एक डिफॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि डिफॉर्मेशन ना हो, तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो एक ग्रुप बना लेंगे, और ग्रुप बनाने के बाद में इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, और इसको मैं जब इसके ऊपर रखूंगा यहाँ पे ज्योमेट्री को इसके ऊपर रखूंगा तो आप देखेंगे कि अब ये मेरा है वो किसी पे भी इस ज्योमेट्री पे नहीं यूज हुआ है या नहीं इंटरसेक्ट किया है, क्योंकि हमने पहले भी आपको मैंने बताया था कि जब आप ग्रुप्स और कंपोनेंट्स में काम करेंगे तो ही आपका जो मॉडल है वो क्लीनर और अच्छे से बनेगा। अब मैंने यहाँ पे इसको रख लिया है, अब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लोड कर दूंगा। अब एक्सप्लोड करने के बाद में मेरे, क्योंकि कोई भी लाइन जो है वो दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो मेरा जो स्केचअप है उसके लिए ये एक डिफरेंट एंटिटी है और ये एक डिफरेंट एंटिटी है। अब हम इन दोनों को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन करूंगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे वो लाइंस मेरे को वापस यहाँ पे मिल गई हैं। तो इस जो हमारा ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस थी हम उसको डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ई कमांड से हम इसको इरेज भी कर सकते हैं, और इरेज करते ही मुझे यहाँ पे कुछ लाइंस यहाँ पे दिखने लगेंगी जो मेरी इस 3D फिगर की लाइंस थी, और उन लाइंस को मैं यहाँ पे रख लूंगा। अब ये पूरा जो इंटरसेक्ट किया था उस इंटरसेक्शन का यहाँ पे मुझे बॉक्स मिल गया है। मैं जैसे ही इन लाइंस को डिलीट करूंगा आप देखेंगे कि मेरा जो इंटरसेक्ट होने के बाद में जो मेरा फेसिस थे, जैसा मेरा बाहर था मेरा वैसे वो फेसिस यहाँ बन गया है। ये एक बहुत ही अच्छा कमांड है इंटरसेक्ट टूल, जिससे कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स भी बना सकते हैं। तो अब ये देखेंगे कि क्योंकि फेस है तो स्केचअप में जो फेस ओरिएंटेड है तो इसलिए यहाँ पे दो फेसेस होते हैं स्केचअप में किसी भी एक, तो स्केचअप में एक फेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट फेस, एक होता है बैक फेस। तो जो फ्रंट फेस है वो आपको हमेशा इस व्हाइट में दिखाई देगा, और जो बैक फेस है वो आपको हमेशा ऐसा ग्रेइश दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि जो आपका बैक फेस है उसको हम यूज नहीं करते हैं, वो हमारा अंदर की ज्योमेट्री होती है, किसी भी सॉलिड कंपोनेंट के अंदर की ज्योमेट्री। तो जितना आप ट्राई करें, जितना हो सकता है उतना आप इन फेसेस को फ्रंट फेस पे रखें और उसको यूज करें, क्योंकि फ्रंट फेस पे आपका मटेरियल एडिटिंग अच्छा हो जाता है, और आप कभी भी इसके अंदर हमें कंफ्यूजन नहीं होती है। मान लीजिए अगर मैं इसको मटेरियल देता हूँ तो होगा क्या कि फ्रंट फेस पे तो मेरा मटेरियल दिखाई देगा, लेकिन इस पे मटेरियल होते हुए भी हमें मटेरियल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो हमारा फ्रंट फेस जो है वो अंदर की साइड है,
और बैक फेस जो है हमारा फ्रंट की साइड में है। तो इसको फ्रंट फेस में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करके इसे रिवर्स फेसेस पे जाके इसे रिवर्स फेस कर लेते हैं, तो हमारा जो है फेस वो फ्रंट हो गया है। ऐसे ही सेम हम इन सब के लिए भी कर सकते हैं। आप मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके रखें और सिलेक्ट कर लें, और फिर राइट क्लिक करके इनको रिवर्स फेस करेंगे तो आपके सारे जो फेसेस है वो सब रिवर्स हो गए हैं। कई बार ऐसी कुछ एक छोटी मोटी जगह रह जाती है स्केचअप में जो कि बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए आप अच्छे से अपना मॉडल देखें और उसको पूरा करें। तो ये था हमारा इंटरसेक्ट टूल, और आपने देखा कि हम इंटरसेक्ट टूल को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने इस पूरे वीडियो में देखा, हमने आपको ड्राइंग टूल्स के बारे में बताया, मैनिपुलेशन टूल्स के बारे में बताया, और इंटरसेक्ट टूल्स के बारे में बताया। अब इसमें एक चीज और आती है, शॉर्टकट्स। जैसे कि मैं आपको बताता, जो भी अभी तक हमने यूज किए हैं, जो भी अभी तक हमने यहाँ पे टूल्स यूज किए हैं, उन सबके शॉर्टकट्स मैं आपको साथ में बताता चला गया। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि कोई एक ऐसा टूल है जिसका शॉर्टकट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास में डिलीट गाइड्स के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मुझे अगर गाइड्स को डिलीट करना है तो उसके लिए मेरे को एक शॉर्टकट क्रिएट करना है, ताकि मेरे को बार बार यहाँ पे आके इसको क्लिक ना करना पड़े। तो उसके लिए शॉर्टकट क्रिएट कैसे करेंगे, तो अब ये हम देखेंगे कि उस शॉर्टकट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो शॉर्टकट बनाने के लिए सबसे पहले आप आएंगे विंडो में और प्रेफरेंसेस में। जैसे कि मैंने बताया था, आपको पूरे की पूरे जो वर्क फ्लो है उसके जो ऑप्शंस हैं वो हमेशा हमारे इस प्रेफरेंसेस वाले डायलॉग में होते हैं। इसमें एक पार्ट है शॉर्टकट्स का। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जितने भी कमांड्स हैं स्केचअप के, वो सारे कमांड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप या तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डिलीट कमांड। तो डिलीट में जैसे ही टाइप करूंगा तो मेरे जितने भी डिलीट के कमांड्स हैं अलग अलग जगह पे, जैसे एडिट में डिलीट है, फिर एडिट में डिलीट गाइड्स है, और व्यू में जाने के बाद एनिमेशन में जाने के बाद डिलीट सीन है। तो ये सारे अलग अलग कमांड्स हैं जिनको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे डिलीट का जो कमांड है, जो नॉर्मल डिलीट कमांड है, वो हमारा डिलीट बटन से असाइन हो रखा है। लेकिन जो डिलीट गाइड है वो हमारा किसी भी बटन से असाइन नहीं हो रखा है। तो उसमें ऐड शॉर्टकट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और मैं बेसिकली जो मेरा वर्क फ्लो है, मेरा जो हाथ बैठा हुआ है मेरे कीबोर्ड पे, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि वो मैं वी से इंडिकेट करूँ। और जैसे कि आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा की लेता हूँ जो कि किसी और के लिए असाइन हो रखा है, जैसे कि मूव टूल के लिए हमें पता है एम असाइन हो रखा है, मैं यहाँ पे एम क्लिक करूंगा और इसे ऐड करूंगा, तो ये मेरे को वार्निंग देगा कि जो एम है वो हमारा मूव टूल के लिए है। तो इसको अगर आप रीसाइन करेंगे डिलीट के लिए या नहीं, तो मैं इसको अभी यहाँ पे रिप्लेस नहीं करता। मैं इसमें यहाँ पे वी कमांड लेता हूँ जो कि मुझे पता है कि किसी के लिए भी असाइन नहीं है, और मैं इसे ऐड करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, या फिर बेटर ये रहेगा कि आप सिर्फ एक ही कमांड रखें ताकि आप कंफ्यूजन कम से कम हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया और इसको ओके कर दूंगा, तो अब मेरे यहाँ पे जो है वो कमांड, यहाँ पे शॉर्टकट जो है वो एक्टिवेट हो गया है, वो शॉर्टकट यहाँ बन गया है। तो उस शॉर्टकट को टेस्ट करने के लिए कि हमारा बना है नहीं बना है, मैं पहले कुछ गाइड्स यहाँ पे बना लूंगा। अभी जो गाइड्स टूल है इसके भी बारे में आपको बताऊंगा कि इस गाइड टूल को यूज कैसे करते हैं और इस गाइड टूल का सबसे अच्छा यूज कहाँ पे आता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे गाइड्स बना लिए हैं। अब ये गाइड्स जो होती हैं डॉटेड लाइंस होती है जो कि इन्फिनिटी होती है। आपके ये सिर्फ गाइड लाइंस होती हैं, ये आपके काम नहीं आती हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन लाइन्स बनाते हैं जो कि इन्फिनिटी लाइन्स होती है, लाइट लाइन्स होती हैं। सेम ये गाइड लाइन्स होती हैं जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो मैंने काफ़ी सारी गाइडलाइंस बना ली हैं और मेरा मॉडल जो है बहुत मैसी हो गया है। अब मुझे ये क्लीन करना है, तो या तो मैं एक एक गाइडलाइन को मैं इरेज करके यहाँ से क्लीन करूँ, या मैंने जैसे आपको बताया एडिट में जाके डिलीट गाइड्स करके हम सारे डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमने शॉर्टकट जो है वो वी हमने यहाँ पे डाल दिया है डिलीट गाइड्स के लिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वी क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरी जितनी गाइड्स हैं, जितनी भी गाइड्स हैं पूरे मॉडल में, वो सब डिलीट हो जाएंगी। तो गाइज आज आपने सीखा इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग टूल्स, मैनिपुलेशन टूल्स, इंटरसेक्ट टूल के बारे में सीखा, शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखा, और शॉर्टकट्स को यूज कैसे करते हैं वो सीखा। आई होप कि अब आप इससे बेसिक ज्योमेट्री अपने बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, क्यूब्स बनाइए, क्यूब्स के अंदर आप कुछ और इंटरेस्टिंग फिगर्स बनाइए, और हो सके तो उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप क्लिप करके या स्क्रीनशॉट लेके उसमें आप शेयर करें, आप वो फोटो शेयर करें, ताकि हमें आपका प्रोग्रेस
हमें आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिखे। और अगर कोई भी आपको इसमें डाउट आता है तो आफ्टर द क्लास जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिस करते हुए कोई डाउट आ रहा है तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उसका हम कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही था। थैंक यू।